सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। ओम शांति। ओम शांति। आज भाई जी का थर्ड सेशन है। Range of signals and instructions between the body and the self, part 2। तो भाई जी आपका हार्दिक स्वागत है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। सभी एक बार लिखेंगे ओम शांति, चैट बॉक्स में लिखें। बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं फिर। एक काम करते हैं सेशन शुरू करने के पहले। ओम शांति। एक काम करते हैं, हमारा परिचय आप सभी को मिल चुका है। आप लोगों से मेरा परिचय नहीं हुआ, दो दो सत्र हो चुका है, आज तीसरा सत्र है ये। तो मुझे खुशी होगी अगर आप चैट बॉक्स में अपना नाम और सिटी इतना अगर लिखें, तो कम से कम मुझे एक आइडिया हो जाएगी कि आप लोग कहाँ कहाँ से कनेक्ट हुए हैं। इतना कर सकते हैं फटाफट 30 सेकंड के अंदर, अपना नाम और सिटी जिस जगह से आप ज्वाइन किए हैं। जी, चैट बॉक्स में लिखें, फटाफट लिखें। जी, नीरा दीदी लिख रहे हैं, चार्लोट यूएस से। ओके, बहुत अच्छा। किरण दीदी यूनियन सिटी। ओके, और बाकी लिखें, फटाफट लिखें। यस, फटाफट फटाफट लिखें, अपना परिचय दें, अपना नाम और सिटी लिखें। बस ज्यादा कुछ लिखने के लिए हमने नहीं कहा। ओके, रूपाल बहन, लॉस एंजलिस, वेरी गुड। जी, बीना दीदी कहाँ से हैं? अनम्यूट करिए, आपके म्यूट हैं।
मैसेच्यूसेट, अच्छा, लॉस एंजलिस, ओके, बहुत ना बढ़िया। बॉस्टन, अच्छा, मैसेच्यूसेट। हम्म, मैसेच्यूसेट्स, ओके, हम्म। फाइन, बहुत सुंदर। मेरा मैसेज जाता नहीं है डायरेक्टली, डायरेक्ट मैसेज में किस किस रिजेक्ट में जाता है। अच्छा, मेरा नाम है अच्छा, रश्मि, ठीक लॉस एंजलिस। है, ओके, ओके, बहुत बढ़िया। ओम शांति भाई जी, मैं उषा वैंकूवर कनाडा से हूँ, ब्रिटिश कोलंबिया। अच्छा, ओम हाँ, शांति, ओम ओम शांति, ओम बहुत शांति बढ़िया। भाई जी, मैं श्यामा वैंकूवर कनाडा से। कनाडा से, ओम श्यामा शांति दीदी कनाडा से, ओम शांति मैं मैं हेमला वैंकूवर कनाडा से हूँ, अलाबामा से गीता हूँ। जुमानी। जी, ओम शांति बहुत भाई बढ़िया, जी, मैं नवाटो अनुभूति रिट्रीट सेंटर से हूँ। ओम शांति। जी, ओम शांति, मैं नीरूबेन लॉस एंजल्स। बहुत सुंदर। ओम शांति, मैं लक्ष्मीबेन सैंडियागो। सैन डिएगो, ओके, ओम शांति। देखिए, मैं मेरा नाम सुधा है, पोर्टलैंड ओरेगन। बहुत सुंदर। पोर्टलैंड चलिए, ओरेगन। चलिए, एक एक करके सभी का नाम तो सुनने के लिए काफी टाइम लग जाएगा। देखिए कितना अच्छा लगता है कि बाबा के बच्चे एक एक अम्बासडर के रूप में पूरे विश्व में कोने कोने में छाए हुए हैं। हमारे अंदर में जो विशेष दिव्य अनुभूति हुई है, जो बाबा की संदेश हमें मिली है, बाबा का परिचय मिला है, और ये जो समय अभी चल रहा है इतना नाजुक, मतलब इतनी सेंसिटिव टाइम चल रही है अभी, कलयुग का अंत और सतयुग का शुरुआत। तो इस समय में हमारे कुछ विशेष रोल होती है। जैसे बाबा मुरली में कहते हैं, अव्यक्तवाणी में भी कहते हैं कि बच्चे हमारे राइट हैंड है। तो हम लोग किसी भी जगह जगह पर हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल टेरिटरी कुछ भी हो, बट वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ सुप्रीम गॉड फादर। जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हम स्वयं परमात्मा के लिए काम करते हैं। हमारे एक एक कदम, हमारी एक एक एक्टिविटी, हमारी एक एक सांस परमार्थ के लिए ही डायरेक्टेड है, उद्दिष्ट है। उसी के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। जी, भाई जी, किरण ये दीदी कुछ सारी बोलना? आत्माएं, हाँ, ये सारी आत्माएं जिन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, ये सभी जी, रोज अनुभूति से जुड़ते हैं सवेरे हमारी मुरली मुरली सुनने के लिए अनुभूति के द्वारा। और सभी इंडिया से भी हैं, कनाडा से भी हैं, और पूरे यूएस से, दूसरे दूसरे भाग से भी हैं। बहुत सिंसियरली रोज मुरली सुनते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई सुन के। जैसे कहावत है, भारत विश्व गुरु था और भारत विश्व गुरु बनेगा। तो उसी तरह से हमारी इसी पावन भूमि के जो पैदाइश हैं, यहाँ पर जन्म लिए हुए जो आत्माएं हैं, देखिए भारत के बाहर में भले हैं, लेकिन विश्व गुरु बनाने के सिलसिले में कितना उनका अवदान है, कितना उनका भागीदारी है, योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज तक हम लोगों ने 2 सत्र कर लिया, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 जो हुआ था 2 तारीख को हुआ था, सेशन 2 4 तारीख को हुआ था, सेशन 3 18 तारीख को होने की शेड्यूल था। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि मेरी सेहत में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई। मुझे थोड़ी सी सर्दी लग गई, बुखार हो गया, और गले में भी थोड़ा सा जाम हो गया था। मैं ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मुझे 18 तारीख को आप लोगों से छुट्टी लेने की जरूरत पड़ी, मजबूरी हुई। फिर भी मुझे लग रहा था कि 25 तारीख को मैं सेशन ले पाऊंगा, आप लोगों से मिल पाऊंगा या नहीं, लेकिन बाबा ने मुझे बहुत बढ़िया से रिकवर करा दिया। और इसके साथ में और भी एक इंडिया की घटना है जो आप लोगों को शायद पता भी होगा, न्यूज चैनल से सुने होंगे आप लोगों ने। अभी इंडिया में 2 ऐसे स्टेट है, कोस्टल एरिया है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो ये दोनों स्टेट जो है साइक्लोन के द्वारा हिट है। कल से ये प्रभावित हैं और हाई विंड के साथ में हेवी रेन भी हो रही है। तो कल मैं किरण दीदी से भी कम्युनिकेट कर रहा था, मीरा दीदी से भी कम्युनिकेशन किया कि आई एम नॉट श्योर कि वेदर इंटरनेट सर्विसेज विल बी अवेलेबल। ऐसे डाउट लग रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल दीज एसेंशियल सर्विसेज शायद ये साइक्लोन के कारण ठप हो जाए। लेकिन दीदी ने रिप्लाई दिया कि चलो देखते हैं बाबा ने हमारे लिए क्या रखा। तो बड़ी खुशी हुई कि जैसी रात गुजरी तो हमने देखा सुबह इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल, इंटरनेट अवेलेबल, सब कुछ हमारे सेवा के
फेवर में है। तो हम अनुकूल परिस्थिति में बैठे हुए हैं, भले ही हमारी चारों तरफ में प्रतिकूलता है। तो काफी डिवास्टेशन हो चुकी है, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, काफी बड़े बड़े पेड़ गिर चुके हैं, और समंदर की जो लहर है वो भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में बड़े बड़े बिल्डिंग को डैमेज किया है। बट एनी हाउ, जहाँ भी हम लोग हैं सुरक्षित हैं। चलिए, तो दो दो सत्र में हम लोगों ने अभी तक जो कुछ डिसाइड किया, चर्चा किया। पहला सत्र था कि बॉडी और सेल्फ के बीच में क्या फर्क है, क्या संबंध है। ह्यूमन बीइंग इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ टू रियलिटीज, वन इज द बॉडी, वन इज द सेल्फ। यानी मानव कहने से हम समझते हैं कि शरीर और एक चैतन्य शक्ति, ये दोनों का संयुक्त स्वरूप है। अब ये दोनों के बीच में क्या संबंध है और ये दोनों कैसे आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, इसको हमने पहला सत्र में देखा था। दूसरे सत्र में हमने देखा कि स्थूल शरीर हमारी साधन है, यानी हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट के सहारे में ही हम अपनी निर्णय को, हमारी विचार को, हमारी कल्पनाशीलता को, सब कुछ एग्जीक्यूट करते हैं, यानी इस धरातल पर कार्य में लगाते हैं। हमारी कार्य व्यवहार दोनों प्रतिफलित होती है, दोनों प्रतिबिंबित होती है, जो कि हमारे कल्पनाशीलता के अंदर में उत्पन्न होती है, उत्पत्ति होती है, उसी को हम लोग कार्य व्यवहार में दिखलाते हैं। तो इसमें दो पार्ट हो गया, एक हो गया अदृश्य भाग, जो कि हमारी कल्पना के अंदर चलती रहती है, जो कि हमारी चैतन्य सत्ता के अंदर में निरंतर चलती रहती है, रात दिन। और उसका दृश्यमान भाग है, जो हमारे शरीर के द्वारा इस धरातल पर लोगों के साथ और प्रकृति के साथ में व्यवहार में प्रकट। दूसरे सत्र में हमने ये बात किया था कि स्थूल शरीर हमारे साधन है, तो इसके सहारे में ही हमें अभिव्यक्त होना है। हम खुद को अभिव्यक्त करना चाहते हैं शरीर के माध्यम से, तो शरीर को स्वस्थ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमने कुछ ऐसे छोटे मोटे टिप्स भी चर्चा किए थे, जो कि हमारे रोज की दिनचर्या में हमें शामिल करें। भोजन से संबंधित, पानी से संबंधित, सूर्य की रोशनी से संबंधित, हवा यानी ऑक्सीजन से संबंधित, यानी मोटे मोटे तौर पे हमारी जो रहन सहन है, दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, ये हमें कैसे स्वस्थता के और अग्रसर करने में मदद करेगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, इसके बारे में हमने चर्चा किया। आज हम लोग बात करेंगे और थोड़ी सूक्ष्मता के बारे में। सूक्ष्मता क्या है? शरीर जो है वो स्थूल है, आपको पता है, और चैतन्य शक्ति यानी आत्मा या रेह या स्पिरिट, इसको हम लोग सेल्फ कहते हैं, मैं स्वयं, ये सूक्ष्म है, अदृश्य है। तो एक हो गया टेंजिबल, दूसरा हो गया इनटेंजिबल। एक हो गया फिजिकल, दूसरा हो गया नॉन फिजिकल। एक को हम इन चमड़ी के आंखों से देख सकते हैं, दूसरे को यानी चैतन्य को हम इन चमड़ी की आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल इसको एहसास कर सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं, रियलाइजेशन हो सकती है, उसको इमेजिन कर सकते हैं, हमारी विचारशीलता में उसको ला सकते हैं, उसको परख सकते हैं, क्योंकि हम ही वही हैं, हम ही वो चैतन्य शक्ति है जो कि ये सारी प्रक्रिया के पीछे सेंट्रल है। जैसे कहावत है कि सेल्फ इज द सेंट्रल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मानव की जो सत्ता है, मानव की जो स्थिति है, उपस्थिति है, अवस्थिति है, उसके पीछे अगर विशेष कोई सत्ता काम कर रही है तो वो हमारी चैतन्य शक्ति है। तो आज हम लोग दूसरे सत्र के कुछ पेंडिंग पोर्शन था, जो कि इंटरनेट की फ्लक्चुएशन के कारण हमने नहीं कवर कर पाया था, तो उसमें दो तीन स्लाइड छूट गई थी, उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर धीरे 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 सूक्ष्मता की ओर चलेंगे। और आज आखिरी सत्र ऐसा रहेगा, यानी कंक्लूडिंग पार्ट ऐसा रहेगा कि हम 10 मिनट के लगभग रियलाइजेशन में जाएंगे। बॉडी और सेल्फ के बीच में किस तरह से कम्युनिकेशन चलता है, सिग्नल एक्सचेंज होती है, और हम स्वयं यानी चैतन्य किस तरह से इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेश देते हैं शरीर को कि ये करो, ये मत करो, ये कमांड, और इस कमांड को शरीर कैसे एग्जीक्यूट करता है, उसको बहुत बारीकी से आज देखने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, 10-15 सेकंड लेता हूँ आपसे।
मुझे लगता है आपको स्क्रीन दिख रही है अभी। हाँ दिख रही है भाई। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये हमारी सत्र रहा, MBBS इन 6 आवर्स, यानी 4 सेशन में हम इसको कवर करने वाले थे, 1.5 घंटे की सेशन। और आज है सेशन 3, 25 अक्टूबर। इसके पीछे की जो बात है, जो आपको मैंने अभी जस्ट सुनाया, 2 तारीख को हमारी पहला सत्र था और ये हो चुकी है। 4 तारीख को दूसरा सत्र था, हो चुकी है। तीसरा सत्र का शेड्यूल 18 तारीख को था, जो नहीं हो पाई, आज हो रही है। और आज इसमें विशेष कुछ कवर करने वाले हैं, अनुभूति से संबंधित बातें होगी। आप लोग सभी अनुभूति रिट्रीट सेंटर से जुड़े हुए हैं और आज हम लोग प्रैक्टिकली इसको अनुभूति में डालेंगे, यानी रियलाइजेशन की ओर ले चलेंगे। एक्सचेंज ऑफ सिग्नल्स बिटवीन बॉडी एंड सेल्फ। और चौथा सत्र के लिए टेंटेटिव प्लान है, 15/11 को करेंगे, यानी नवंबर 15 तारीख को, ऐसा प्लान है। फिर आगे चल के इसका कंफर्मेशन मैसेज भी आपको मिल जाएगा। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने 5 विशेष महाभूत का बारे में बात किया था, पंच तत्वों के बारे में बात किया था, एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्पेस। और ये पंच तत्वों से बना हुआ हमारी ये स्थूल शरीर पंच तत्वों से जब इंटरेक्ट करता है तभी ये स्वस्थ रहता है। इसके साथ साथ हम ये 3 स्लो एनर्जी एडजस्टर्स के बारे में भी बात किया था। ये स्लो एनर्जी एडजस्टर्स क्या है? एक है व्हाइट शुगर, जिसका केमिकल फॉर्मूला है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का ये कंपाउंड है, C12H22O11। इसका फूड वैल्यू कुछ होता नहीं है, इसको सिर्फ हम स्वाद के लिए खाते हैं। ये हमारी हड्डियों को कमजोर करता है। और जितनी ज्यादा मात्रा में हम शुगर को कंज्यूम करेंगे, यानी ये आर्टिफिशियल कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड को शरीर के अंदर जाने देंगे, किसी भी रूप में हो, चाहे शक्कर के रूप में हो, चाय में हो, मिठाई में हो, लड्डू में हो, खीर में हो, एनी फॉर्म, तो ये फिर अपना कार्य करता है शरीर से, हड्डियों से एक्स्ट्रा कैल्शियम ये खींचता है अपने को पचाने के लिए। इसलिए इसको कम कंज्यूम करें या तो बिल्कुल कंज्यूम करें, ना करें तो अच्छा है। इसके बदले हम ज्यादा फायदा के साथ में कंज्यूम कर सकते हैं गुड़, यानी जागरी। ये शक्कर के तुलना में कम नुकसान करता है, उससे और ज्यादा फायदेमंद है, जो कि मिठास भी आपको देगा और शरीर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, वो है खजूर। खजूर जिसको अंग्रेजी में डेट्स कहते हैं। तो इस तरह से इसका सब्स्टिट्यूट को भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरी जो स्लो एनर्जी एडजस्टर है, शरीर के अंदर में जो हमारी वाइटल एनर्जी है, रोग प्रतिरोध की क्षमता है, इम्यूनिटी टू डिजीजेस, रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, उसको भी धीरे धीरे घटाती रहती है, वो है सफेद मैदा। यानी मैदा से बनी हुई कोई भी चीज हम खाते हैं, चाहे समोसा है, चिप्स है, इत्यादि इत्यादि, वो हमारे अंत नाड़ियों में एक परत के रूप में चिपकती हुई जाती है और एक इंटरनल लाइनिंग में लेयर बनाती हुई जाती है। जितना हम इस द्रव्य को कंज्यूम करेंगे, इससे बनी हुई पदार्थ को खाते रहेंगे जिंदगी में, उतना ही हमारी अंत नाड़ियों के अंदर में इस तरह का कंजेशन पैदा होता रहेगा और आगे चल के ये धीरे धीरे ट्यूमर का रूप ले सकता है, कंस्टिपेशन यानी कब्ज के रूप ले सकता है। तीसरी चीज हमने ये बात भी किया था कि सोडियम क्लोराइड यानी आर्टिफिशियल सॉल्ट, ये तीनों के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया था पिछले सत्र में। जितना हो सके हम नेचुरल सोर्सेज से उपलब्ध नमक कंज्यूम करें। आर्टिफिशियल सॉल्ट सिर्फ स्वाद के लिए हम लेते हैं। और यह भी हमने कहा था कि सोडियम क्लोराइड के जो डिफरेंट फॉर्म्स आती है, जैसे आयोडीन युक्त सॉल्ट, तो आयोडीन हमारे शरीर के लिए रोज 0.8 मिलीग्राम की आवश्यकता है, लेकिन अगर हम बिना जाने, बिना ध्यान दिए कुछ भी खाते हैं तो हमारे शरीर में 1.2 मिलीग्राम पर डे ऑटोमेटिकली कंज्यूम हो जाती है। इसलिए कोई भी क्राइसिस, कोई भी डेफिशिएंसी या शॉर्टफॉल होने की संभावना नहीं रहती है। तो ये तो सिर्फ एक भ्रम है और हमारी विज्ञापन के माध्यम से, टीवी न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें भ्रमित करने की कोशिश किया जाता है, ताकि प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेलर्स इनका प्रोडक्ट हमारे लाइफस्टाइल में किसी भी तरह से इंसर्ट हो जाए। तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया। मैं जस्ट बैकग्राउंड आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ में ये एक बहुत अच्छी चीज है जो हमें ख्याल रखना चाहिए फिजिकल हेल्थ के लिए, हमारी
स्थूल शरीर के स्वास्थ्य के लिए इसको हम लोग फाइबर फूड कहते हैं, यानी रेशेदार भोजन, हाई फाइबर डाइट भी कहते हैं, जिसमें गुआवा है, पपैया है, ड्रमस्टिक है, दलिया की खीर है, सिलेरी यानी हर प्रकार की हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, स्प्राउट्स यानी अंकुरित चीजें हैं, जो जर्मिनेटेड सीड्स है उसको स्प्राउट्स कहते हैं, और सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसको हम रोज अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग 500 ग्राम यानी हाफ केजी तक पूरे दिन भर में कंज्यूम कर सकते हैं। एक हेल्दी अडल्ट के लिए सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम का भोजन अगर हम करते हैं, नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात की डिनर, तो ये तीनों को मिला के हम लगभग 500 ग्राम तक शरीर को दे सकते हैं। इसके अलावा ये भी कुछ ऐसे फाइबर फूड है, जैसे पपीता है, कच्चा पपीता को सब्जी में डाल के खा सकते हैं, पका हुआ पपीता को फल सलाद के रूप में खा सकते हैं। दाहिने तरफ ऊपर में आप देख सकते हैं, ये जो फल आप देख रहे हैं लंबे लंबे, इसको हम लोग हिंदी में तो शायद साजन का फल कहते हैं, मोरिंगा भी कहते हैं, और ये एक हाई फाइबर डाइट है। इसके अंदर में काफी फाइबर होते हैं जो कि शरीर के अंदर में जाती है, तो पूरे एंटायर इंटेस्टाइन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को अच्छे से धुलाई करता है, साफ करा देता है। तो ये फाइबर फूड का भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेवन कर सकते हैं, सब्जियों में डाल के इसको खा सकते हैं। नीचे में आप देख सकते हैं हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, इसी तरह की साग सब्जियां जो कि जिस सीजन में उपलब्ध हो उसको हम खा सकते हैं। इसके अलावा सेंटर में जो आप देख रहे हैं रोटियां दिख रही है, ये चोकर समेत आटे की रोटी है जो नॉन रिफाइंड है। आजकल तो ज्यादातर रिफाइंड आटे की डिमांड होती है, लेकिन सेहत के लिए जो ज्यादा फायदेमंद है वो है चोकर समेत, यानी ब्रान, उसके जो चोकर है वो चोकर के साथ में जो आटा है उससे बनी हुई रोटी खाए तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये सारे फ्रूट्स हैं, ये तो हम सीजन में जिस सीजन में जो उपलब्ध है उसको आप खा सकते हैं, फल के रूप में खा सकते हैं, जूस के रूप में भी खा सकते हैं, सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। इसके ऊपर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब आइए एक विशेष महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करते हैं कि हमारी जो भोजन है, पूरे दिन भर की जो डाइट है, जस्ट में 30 सेकेंड के लिए आपसे ब्रेक लेता हूँ। जी, हमारी जो मील की प्लान है, दिन भर में हम जो कुछ खाते हैं लगभग उसका 50% कच्चा भोजन, सॉरी ठोस भोजन होना चाहिए। उसके साथ में 25% लिक्विड, जो कि बेस्ट लिक्विड होती है पानी, ये पानी हमारे शरीर के अंदर में जाना चाहिए। यानी 50% ठोस भोजन, 25% तरल भोजन। इसके अलावा जो 25% जगह खाली है उसको खाली ही छोड़ देना चाहिए। इसके साथ में शरीर के अंदर में ईथर यानी आकाश तत्व कार्य करने का मौका देना चाहिए। ये एक आइडियल मील की प्लान है। मोटे मोटे तौर पे एक साधारण व्यक्ति जो फॉलो कर सकता है, कोई मेडिकल साइंस का अध्ययन नहीं किया, कोई स्वास्थ्य के बारे में सचेतनता नहीं है, एक साधारण व्यक्ति जो समझ सकता है और इसको अपने जीवन में फॉलो कर सकता है, वो ऐसा है कि हम दिन भर में जो कुछ खाते हैं उसका ठोस परिमाण, ठोस भोजन का परिमाण 50%, पानी हो 25%, और इसके अलावा हमारी स्टोमक यानी आमाशय की जो कैपेसिटी है उसकी 25% को हम खाली ही छोड़ दें, ताकि जो कुछ पेट में गया भोजन और तरल पदार्थ वो आपस में मिलजुल जाए, घुल मिल जाए और अच्छे से पच पाए। जितने अच्छे से वो पचेगा उतना ही अच्छे से उसके पोषण तत्व हमारे शरीर में लग पाए। इसके साथ जो ठोस भोजन है उसमें फिर दो भाग में हम लोग ख्याल करते हैं। एक हो गया रॉ डाइट 50%, कुक डाइट 50%। अर्थात ठोस भोजन के अंतर्गत 50% हमारी कच्चा भोजन हो और बाकी 50% हमारी पका हुआ भोजन हो, जो कि आग के संस्पर्श में आया हुआ। जो आग के संस्पर्श में आया हुआ हो उसमें फिर दो कैटेगरी है, 70% अल्कालाइन भोजन हो और 30% एसिडिक भोजन। अब ये अल्कालाइन और एसिडिक होती क्या है? अल्कालाइन भोजन हम उसको कहते हैं जो भोजन शरीर के अंदर पचने के उपरांत
क्षारीय तत्व छोड़ जाता है, उसको अल्कलाइन यानी क्षारीय भोजन कहते हैं। और वो भोजन जो शरीर के अंदर में पचने के उपरांत अम्लीय तत्व छोड़ जाता है, यानी अम्लीय रेसिड्यू, एसिडिक रेसिड्यू छोड़ता है, उसको अम्लीय भोजन कहते हैं। और इसका अनुपात होना चाहिए 70:30, यानी अल्कलाइन परिमाण 70% ज्यादा होना चाहिए, लगभग 1/3 3/4 होना चाहिए। एसिडिक परिमाण 1/4 होना चाहिए। 75-25% आप इसे भी याद रख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन सी भोजन अल्कलाइन है, कौन सी भोजन एसिडिक है, इसको हम कैसे समझें? हम तो उतने समझदार नहीं है, उतने पढ़े लिखे भी है नहीं। एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, हम उसको आगे चल के आपको बताते हैं। अल्कलाइन फूड वो है जो कि प्राकृतिक रूप से प्रकृति से उपलब्ध होता है। अक्षर करके उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है, जितने भी सारे अंकुरित चीजें हैं, स्प्राउट्स है, जर्मिनेटेड सीड्स हैं, फल है, सब्जियां हैं, जमीन के नीचे होने वाली जो रूट्स है यानी जड़ जिसको कहते हैं, जैसे मूली है, गाजर है, इसके अलावा दूध है, छाछ है, दही है, पनीर है, सूखे मेवे यानी खजूर, काजू, किशमिश वगैरह, नारियल का पानी, जूस, हरी सलाद इत्यादि। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि हमारी डेली रूटीन में शामिल होनी चाहिए अच्छी सेहत के लिए। ये सारे अल्कलाइन फूड्स के एग्जांपल्स हैं। उसी तरह से एसिडिक फूड की भी एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिख रखा है आपका रेफरेंस के लिए। जैसे नॉन वेज फूड है, दाल है, परिष्कृत यानी रिफाइंड श्वेतसार यानी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, शक्कर, केक, बिस्किट, पेस्ट्री, चॉकलेट, आइसक्रीम, पुडिंग, पनीर, नूडल्स, जाम, जेली इत्यादि इत्यादि। ये जितने सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, यानी फास्ट फूड, जंक फूड या रेडी टू ईट फूड, खास करके जो पैकेट्स में आता है, प्रिजर्वेटिव के साथ में आती है, ये सारे भोजन एसिडिक फूड में आती है। और ये एसिडिक फूड हमारे लिए आवश्यक बिल्कुल है, लेकिन मात्रा के अंदर में सीमित रहना चाहिए। और इसकी मात्रा जो शरीर के लिए फायदा देने वाली है वो है अप टू 30%। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाता है कि लोगों की अज्ञानता के कारण, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, लोग जस्ट उल्टा कर देते हैं। एसिडिक फूड हमारे हाथ के पहुंच में ज्यादातर उपलब्ध है और अल्कलाइन फूड कम उपलब्ध है, या तो हमारी जानकारी की कमी के कारण हम उसको प्रीफर नहीं करते। तो रिजल्ट क्या हो जाता है, एसिडिक और अल्कलाइन का रेशियो 70:30 हो जाती है, जो कि होना चाहिए अल्कलाइन इज टू एसिडिक 70:30। तो फल फिर रिवर्स हो जाती है, शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसको फॉलो करें तो आपका जो शरीर है, स्थूल शरीर है, इसके ऊपर में बहुत अच्छे से आप ख्याल रख पाएंगे। अब यह है हमारी निद्रा से संबंधित कुछ विशेष बातें, क्योंकि पहले भी हमने कहा था कि आहार, विहार और निद्रा ये तीनों स्वस्थ जिंदगी के लिए बेसिक पिलर्स हैं। मेन 3 पिलर हैं, 3 खंबे हैं जो कि एक व्यक्ति को समग्र स्वास्थ्य यानी होलिस्टिक हेल्थ प्रदान करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, मदद करते हैं। यह है WHO के रिकमेंडेशन के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, एक दिन में एक स्वस्थ व्यक्ति को कितने घंटे की गहरी नींद प्राप्त करनी चाहिए। ये है नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप पर डे। अब ऊपर से देखते जाएं तो बेबीज की उम्र जो 1 से 6 हफ्ते वाले बच्चे हैं, लगभग दिन में 22 घंटे तक सोए रहते हैं। फिर जैसे उम्र उनका बढ़ता जाता है, आप चार्ट में देख सकते हैं, 1 से 3 साल की उम्र के बच्चे 15 से 18 घंटे सोते हैं, 3 से 4 साल 14 से 16 घंटे। इस तरह से उम्र जैसे ही बढ़ता जाता है तो आवर्स ऑफ स्लीप पर डे घटता हुआ जाता है, और ये प्रैक्टिकली होता भी है। छोटे बच्चे यानी 1 से 6 हफ्ते वाले बच्चे अगर 22 घंटे तक बिस्तर पे सोए रहें तो ना बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, ना पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम होगा, ना परिवार वालों को कोई दिक्कत आएगी। लेकिन हम लोग अगर इस उम्र में 22 घंटे तक दिन में सोए रहेंगे, एक तो सो नहीं सकते हैं पहली बात, दूसरा अगर सोए रहेंगे तो ना हम टॉलरेट कर पाएंगे, ना परिवार वाले हमें टॉलरेट कर पाएंगे। तो हम लोग जिस एज ग्रुप में आते हैं, जो कि येलो कलर में हाईलाइटेड आप देख सकते हैं, 15 to 50,
15 से 50 साल की उम्र तक जो युवाएं हैं, हेल्दी अडल्ट हैं, उनको 7 से 8 घंटे तक गहरी नींद प्राप्त करनी चाहिए। अब ये मिनिमम है 7 आवर्स, और अप टू 8 आवर्स हम सो सकते हैं। अब इस सोने की क्वालिटी, एक यहाँ तो क्वांटिटी के बारे में बताई गई, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, नींद की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। नींद ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल नॉइज ना हो, हलचल ना हो। चाहे आप बिस्तर पे सोए, गद्दे पे सोए, लकड़ी के खटिया पे सोए, जमीन पर सोए, किसी भी जगह पर सोए, लेकिन जब से सब आप सोना शुरू किया, यानी आपको नींद लगी और नींद फिर से टूटते तक, ये कुल अवधि 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए, बीच में कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तब उसको हम कहते हैं साउंड स्लीप, यानी शांति की नींद। जब हम बाबा को याद करके सोते हैं, 15 मिनट की मेडिटेशन करके रात को सोते हैं, तो मानी जाती है कि ये योगियों की नींद है, योगियों की निद्रा है, जिसको हम लोग कहते हैं योग निद्रा। जी, चैट बॉक्स में कुछ मैसेज दिख रहा है। ऑल द स्लीप आवर्स नीड टू बी स्ट्रेट, कैन इट बी फुलफिल्ड सेपरेटली। बहुत अच्छी प्रश्न है, ये सवाल है। ये प्रश्न अक्सर करके भाई बहनें पूछते भी हैं। देखिए, 7 से 8 घंटे की जो नींद है, ये ह्यूमन स्लीप है, और ह्यूमन स्लीप की जरूरत इसलिए पड़ती है, ह्यूमंस हो या किसी भी तरह की कोई भी क्रिएचर हो, पशु पक्षी भी क्यों ना हो, नींद की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हमारी बॉडी के अंदर में नॉर्मल एक्टिविटीज के दौरान जो एनर्जी की खपत होती है, उसको फिर से हम रेस्टोर कर पाए। हमारी बॉडी की जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, मांसपेशियां हैं, प्राण कोशा है, उसके अंदर में निरंतर कार्रवाई चलती रहती है। कुछ कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं, कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं। तो मरे हुए कोशिकाओं को फिर से भरपाई करना, डैमेज सेल्स जो है उसको रेस्टोर करना, रिकवर करना, ये सारे काम में नींद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इसीलिए नींद को हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके अवेल करना, ये तो जरूरत नहीं है और ठीक भी नहीं है। नींद होना चाहिए जब से हमने शुरू किया तब अंत, वहां से लेकर अंत तक, इट शुड बी वन स्ट्रेच ऑफ स्लीप, यानी 7 से 8 घंटे की स्लीप कंटिन्यूअस होना आइडियल मानी जाती है। अगर बीच में कभी नींद टूट गई, बाथरूम जाना पड़ा, तो ये कोई बहुत बड़ी अपराध नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर माइंड के डिस्टर्बेंसेस के कारण, मन की अस्थिरता के कारण, इंस्टेबिलिटी ऑफ माइंड के कारण घड़ी घड़ी हमारी नींद टूटती है, या तो हम घड़ी घड़ी उठ के मोबाइल फोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटीज में भले ही 5-10 मिनट का हो, इन्वॉल्व हो जाते हैं, माइंड स्कैटर्ड हो जाती है, तो उसको फिर हम साउंड स्लीप में काउंट नहीं करेंगे। उसको तो आप मैथमेटिकली, एरिथमेटिकली ऐड करते जाएंगे, भले ही 2 घंटे शाम को हो गई, फिर 3 घंटे हो गई, फिर और 3 घंटे हो गए, इस तरह से आप भले मैथमेटिक्स कर सकते हैं, लेकिन वो उतना ज्यादा फायदा नहीं करेगा। तो योगियों की निद्रा, जिसको योग निद्रा कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि सोते समय अगर हम मेडिटेशन करके सोते हैं और उठते समय भी शरीर और स्वयं यानी चेतना, ये दोनों के ख्याल मन के अंदर में रखते हैं और शरीर को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने की निर्णय लेकर बिस्तर त्याग करते हैं, तो फिर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, रात की जो पूरी नींद की जो अवधि है, उसको योग निद्रा माना जाता है। भले ही आप गहरी नींद में सोए हो, लेकिन वो योग निद्रा में गिना जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी अनुभूति है, और हम जो बाबा के बच्चे हैं, हमारी सात्विक भोजन है, शुद्ध है, दिनचर्या भी बहुत परिमार्जित है, तो हमारी नींद भी बहुत परिमार्जित होना नेचुरल है। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अक्सर करके ज्यादातर बच्चों का तो यही स्थिति है। मैं पिछले 25 साल की अपनी जीवन की एक छोटी सी आपको से शेयर करना चाहूंगा कि जैसे ही मैं बिस्तर पे जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी सो जाता हूँ। रात को 9 बजे तक हमारी दिनचर्या पूरी हो जाती है। रात की सोने की कार्यक्रम 9-9:30 बजे के अंदर हो जाती है। डिनर हम 7 बजे तक कर ही लेते हैं। डिनर से लेकर स्लीपिंग टाइम तक बीच में लगभग 2-2.5 घंटे की समय गैप रखते हैं, जिसमें हम चलते फिरते रहते हैं, कुछ ना कुछ साहित्य का पठन करते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं, और कुछ सकारात्मक चीजों के साथ, सकारात्मक चिंतन के साथ अपने आप को रिचार्ज करते रहते हैं, शरीर को और मन को हल्का रखते हैं, और सोते तक खाया हुआ भोजन यानी डिनर की जो कंटेंट है,
वो पेट के अंदर में लगभग 75% से ज्यादा पच जाता है। उस समय हम पानी पीते हैं और सोते हैं, तो फिर शरीर के अंदर में गया हुआ भोजन की पर्याप्त परिमाण में पोषण तत्व शरीर में लगता है। अगर हम तुरंत भोजन करके सोते हैं तो फिर भोजन पचता नहीं है, ज्यादातर सड़ता है। उसका पोषण तत्व कम आंशिक रूप में शरीर में लगता है, ज्यादातर मात्रा शरीर के अंदर से मल मार्ग में निष्कासित हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं और परिणाम भी इसका तुरंत आपको दिखने मिलेगा। जैसे ही आप अर्ली डिनर करते हैं और 9 साढ़े 9 बजे सो जाते हैं, तो फिर कुल मिलाकर आपको 7 से 8 घंटे की नींद मिल जाती है और सवेरे अर्ली मॉर्निंग यानी अमृत वेले आपको नींद खुलने में, आपको नींद से जगने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है और उठते समय कोई भारीपन की एहसास भी नहीं होती है। उठते हुए जैसे आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो उस समय फिर हल्कापन और बाबा से तुरंत कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो जाती है। अगर शरीर में थकान रहेगा, भारीपन रहेगा, पेट में भोजन अपाच्य रहेगा, तो फिर शरीर के भारीपन के साथ आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो उतना अच्छी अनुभूति नहीं हो पाएगी। तो कुल मिलाकर हमने अभी तक जो चर्चा किया वो है 537, जिसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं, उसको कहते हैं 537 रूल। पंच महाभूत यानी 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ नेचर, जो कि हमारे शरीर के साथ में क्लोज इंटरेक्शन करने का हमें मौका देना चाहिए। 3 स्टैंड्स फॉर 3 स्लो एनर्जी एडजस्टर्स, 7 स्टैंड्स फॉर 7 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप। इस तरह से इसको आसानी से हम याद रख सकें, इसलिए हम बाबा के बच्चों को और हमारे जो भी विद्यार्थी होते हैं, जो भी प्रशिक्षु होते हैं, उनके साथ में हम ये सेशन शेयर करते हैं, उनको बड़ी आसानी से रूल, ये फॉर्मूला बताते हैं। आप लोग भी इसको याद रख सकते हैं 537 की रूल, और हमेशा के लिए आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर। शरीर के साथ साथ हमारे शरीर को संचालन करने वाली भी एक शक्ति है, जिसको हम लोग चैतन्य कहते हैं। अब इस शरीर के अंदर में देखिए इतनी सारी एक्टिविटी चलती रहती है, स्वयं संचालित रूप से, यानी ऑटो पायलट मोड में ये चलती रहती है। आपको इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। क्या क्या चलती है? पल्सेशन चलती है, और एक्सक्रीशन प्रोसेस यानी शरीर के अंदर से मल मूत्र का निष्कासन की प्रक्रिया, उसका बनने के उपरांत शरीर में संवेदना पैदा होना कि मुझे पेशाब लग रहा है, मैं पेशाब करूं, मुझे पैखाना जाना है, ये जो इंडिकेशन है ये भी स्वयं संचालित ढंग से चलती है। इसके साथ में हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सारी एक्टिविटी यहाँ तो कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में दिखाया गया। ये सारी एक्टिविटी यानी जैविक प्रक्रियाएं शरीर के अंदर में निरंतर चलती है। आप लोगों के अंदर में कितने हैं जो भोजन के उपरांत शरीर को कमांड देने की जरूरत पड़ती है कि ये भोजन मेरे शरीर के अंदर में तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से पच जाए? कितनों को ऐसे इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत पड़ती है, जरा बताएं। किसी को कभी जरूरत पड़ी? किसी को कभी ऐसा इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत पड़ी कि मेरे शरीर के अंगुलियों की जो नाखून है, नेल्स है, वो बढ़े या घटे? कभी आपने इंस्ट्रक्शन दिया? आपके सिर के ऊपर जो बाल है उसका ग्रोथ होती है, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ा? आपके शरीर के अंदर में निरंतर यानी 24/7 खून की संचरण प्रक्रिया चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस, उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता पड़ी? कुछ नहीं पड़ी। जी, नीरा दीदी लिख रहे हैं नो। तो ये सारे ऑटोमेटेड प्रोसेस है, यानी स्वयं संचालित विधि से, और स्वयं रेगुलेटेड है, सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम है ये। मजे की बात तो ये है कि हम बीमार तभी पड़ते हैं जब हम बीमार पड़ने के लिए ठान लेते हैं। 20 नाखून लगा के हम पुरुषार्थ करते हैं कि जब तक हम बीमार नहीं पड़ेंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे, तभी प्रकृति हमारे सामने हार मानती है। ये शरीर की डिजाइन प्रकृति ने इतनी जबरदस्त तरीके से किया है, इतनी पावरफुल तरीके से किया है कि आप जितने भी गड़बड़ी करते जाएं, गड़बड़ियां करते जाएं, गड़बड़ियां करते जाएं, गलत भोजन पेट में डालते जाएं, फिर भी प्रकृति का निरंतर प्रयास यही रहता है कि उसको फिर से संतुलित स्थिति में ले आए।
जो भी गड़बड़ाहट होती है, चाहे जाने अनजाने में, प्रकृति का हमेशा प्रयास यही रहता है कि इसको हम सुधार लें। हमारे अंदर की जो गड़बड़ियां हैं उसको स्वयं संतुलित करने के लिए प्रकृति निरंतर प्रयास करती रहती है, लेकिन हम तब तक पुरुषार्थ करते हैं, हमारी एफर्ट लगाते रहते हैं, जब तक प्रकृति हमारे सामने हार ना करे, तब हम बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ना इतनी आसान नहीं है। इतनी जबरदस्त तरीके से शरीर की डिजाइन है, कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर की जो बनावटी है, सिस्टम बना हुआ है, इट इज सो सिस्टमैटिक कि आप इसको बीमार करना चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं, प्रकृति जब तक हार नहीं मान जाए। आप प्रकृति को हार मनाते तक कार्य करते हैं, गड़बड़ाहट करते हैं, तब आप बीमार पड़ते हैं। इसलिए थोड़ी सी हमें अटेंशन देने की जरूरत है कि हम ज्यादा कुछ ना कर पाए तो कम से कम प्रकृति की जो प्रक्रियाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, शरीर के अंदर में निरंतर नेचुरल विधि से चलने वाली जो क्रियाएं हैं, उसमें छेड़छाड़ तो ना करें। बस इतना अगर हम कर लें तो भी हम निरंतर निरोग रह सकते हैं। अब ये बॉडी के अंदर की बात हमने कहा, इसके साथ साथ बॉडी हमारी बाह्य दुनिया के साथ में भी इंटरैक्ट करती है। यहाँ लिखा है आवर बॉडी ऑल्सो इंटरैक्ट्स विथ अदर यूनिट्स। ये यूनिट्स का मतलब इकाई है। पूरी दुनिया में, पूरी अस्तित्व में दो तरह की इकाइयां होते हैं, यूनिट्स होते हैं। एक है जड़ इकाई और दूसरा है चैतन्य इकाई। ये दोनों इकाई को छोड़ के और कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं, तीसरी कोई यूनिट होती नहीं। अब ये जड़ और चैतन्य दोनों के साथ में हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं? जैसे एक मम्मी है, यहाँ पर छवि दिखाई गई एक माँ की, मदर की, वो भोजन बना रही है। अब एक ह्यूमन बॉडी तो है ही है, मम्मी की शरीर जो है वो ह्यूमन बॉडी है, ग्रॉस मटेरियल बॉडी है। उसके अंदर में वो क्रियाएं चलती रहती है जो हमने अभी चर्चा में लाए। ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये सारे सिस्टम अंदर में चलती रहती है। उसके लिए उसको कोई एफर्ट लगाने की, अटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जब वो भोजन बनाती है तो फिर बाह्य परिवेश के साथ कुछ यूटेंसिल्स है, कुछ ऐसे खाना बनाने की जो प्लेटफॉर्म है, किचन की जो एनवायरनमेंट है, उसके साथ में ये माताजी इंटरैक्ट करती है। यानी शरीर जो कि मटेरियल बॉडी से बनी है, वो फिर दूसरा कोई मटेरियल बॉडी के साथ में इंटरैक्शन कर रही है। उसी तरह से जब हम हल चलाते हैं खेती पर, जमीन पर कोई हल चलाने वाला किसान है, उस समय उसके शरीर के अंदर की जो जैविक क्रियाएं हैं वो तो चलती रहती है, उसके साथ में ये एक्सटर्नल इंटरफेस भी होता रहता है। कोई लोड, यानी कोई वजनदार वस्तु का हम ढोते जाते हैं, चलते रहते हैं, ये हमारा एक्सटर्नल इंटरैक्शन है। कोई डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल इंटरवेंशन कर रहा है, वो मरीज का शरीर अलग है, उसके शरीर के अंदर में स्थितियां व्यवस्थित है, और डॉक्टर की जो स्थूल शरीर है उसके अंदर में भी जैविक क्रियाएं चलती रहती है। इसके अलावा ये दोनों ह्यूमन बॉडी आपस में इंटरैक्ट करते हैं। अब ये बॉडी दोनों जब इंटरैक्ट करते हैं तो उस समय दोनों की चेतना, दोनों की जो एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, ये दोनों भी अलर्ट रहते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई पायलट जब हेलीकॉप्टर उड़ाता है तो उस समय वो व्यक्ति एज ए ह्यूमन बीइंग, जो कि को एग्जिस्टेंस ऑफ टू रियलिटीज, हमने कहा कि एक मानव शरीर और चैतन्य, ये दोनों वास्तविकताओं का संयुक्त स्वरूप है। वो तो हेलीकॉप्टर में पायलट के रूप में बैठे ही है, उसके साथ में हेलीकॉप्टर जब हवा में उड़ता रहता है तो उस समय भी उसका इंटरफेस, यानी उसकी परस्परता, इंटरैक्शन विद द फ्लाइट, इंटरैक्शन विद द हेलीकॉप्टर, ये भी होता है। तो कहने का तात्पर्य बस इतनी है कि हमारे शरीर स्वनियंत्रित है, स्वयं व्यवस्थित है, सेल्फ रेगुलेटेड, ऑटोमेटिकली मैनेज्ड सिस्टम है। इसके साथ साथ शरीर को भी हम एक्सटर्नल यूनिट्स के साथ में इंटरैक्ट करने का मौका देते हैं, और ये सारी क्रियाओं के पीछे जो निर्णय लेने वाली सत्ता है वो है हमारी कॉन्शियसनेस, यानी मैं स्वयं।
हमारी कॉन्शियसनेस कहने की बजाय ज्यादा अप्रोप्रिएट ये होगा कि मैं स्वयं, मैं चैतन्य। इस तरह से हमारी एक्टिविटी चलती रहती है। कोई मशीन का ऑपरेटर भी इसी विधि से कार्य करता रहता है। ड्राइविंग ए व्हीकल, ऑपरेटिंग ए मशीन, ये सारी उसी का उदाहरण है। तो बॉडी भी एक्टिव रहती है अंदर में, और इसके साथ साथ बॉडी बाहर से भी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में भी एक्टिव रहती है। अब आपके लिए 3 सवाल हैं। एक सवाल है जो कि 3 परिस्थितियों को लेकर आपके सामने हम रख रहे हैं। हर मानव के सामने 3 तरह के भय होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 तरह के भय से हम ग्रस्त होते हैं। एक है जंगली जानवरों का भय। सभी डरते होंगे, चाहे बाघ हो, भालू हो या शेर हो। ये जंगली जानवर भले ही आज के दिन में हमें इतना देखने नहीं मिलता है, क्योंकि जंगल धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जो मानव को इनसे बचने के लिए काफी पुरुषार्थ करना पड़ता था, मेहनत करना पड़ता था, अटेंशन देना। दूसरी स्थिति है प्राकृतिक आपदाएं, यानी नेचुरल डिजास्टर्स, चाहे वो सुनामी हो, फ्लड हो, भूकंप हो, साइक्लोन हो यानी चक्रवात हो। इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, इसमें भी हम भयभीत होते हैं। ये दूसरा तरह का भय है, और इसमें लगभग हमारे नियंत्रण कुछ होता नहीं है। हम इनसे बचने के प्रयास तो जरूर करते हैं, लेकिन इसको काबू करने की शायद हमारे पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है। हमारी साइंस और टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस के बावजूद भले हम फोरकास्ट के रूप में पता कर लेते हैं कि कुछ होने वाला है, लेकिन उसके रोकथाम करने के लिए हमारे पास में शायद ऐसा कुछ व्यवस्था आज भी उपलब्ध नहीं है। हो जाने के उपरांत में हम जो कुछ करते हैं वो है रिहैबिलिटेशन की सिस्टम, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा को प्रबंधन करना। आपदा को प्रिवेंट करने की सामर्थ्य शायद आज हमारे पास में भी उपलब्ध नहीं है। यह दूसरे तरह की भय। तीसरा तरह की भय है इंसानों का डर, यानी फियर ऑफ ह्यूमंस। तो अभी मैं तीनों स्थितियों को आप लोगों के सामने रखता हूं, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में। आप देखें और मुझे बताएं कि आज के दिन में आप ये तीनों में से कौन सी स्थिति को सबसे ज्यादा डरते हैं। 1 नंबर हो गया नेचुरल डिजास्टर, 2 नंबर हो गया वाइल्ड एनिमल्स, 3 नंबर हो गया इनह्यूमन कंडक्ट ऑफ ह्यूमंस, यानी मानव का अमानवीय आचरण। चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। किसको आप सबसे ज्यादा डरते हैं? उषा दीदी कह रही है 3 नंबर। ओके, बहुत बढ़िया। और बताएं। किसी और का भी जवाब आया चैट में, 3 नंबर। कई जवाब दे रहे हैं 3 नंबर, जी नंबर 3। जी, किरण दीदी लिख रही है ह्यूमंस, गीता दीदी लिख रही है 3 नंबर, लीना दीदी लिख रही है नेचुरल कैलामिटीज। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए, डर तो हमें सभी से है, तीनों से ही है, चाहे वो वाइल्ड एनिमल क्यों ना हो, चाहे नेचुरल डिजास्टर क्यों ना हो, और चाहे मानव का अमानवीय आचरण क्यों ना हो। लेकिन हर पल हर घड़ी जो हमें निरंतर सताने वाली है, निरंतर हमारे मन के अंदर एक भय के रूप में पड़ी रहती है, वो शायद है 3 नंबर। आप इसको एक्सप्लोर करके देखें। नेचुरल डिजास्टर के प्रति भय अवश्य है, लेकिन हमारी जिंदगी में थ्रू आउट आवर लाइफ्स, यानी अभी अगर हमें 45, 50, 55 साल उम्र हो चुकी है, तो ये 55 साल उम्र के अंदर में हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार हमने प्राकृतिक आपदाओं की सामना करनी पड़ी, एनकाउंटर करना पड़ा, जिसमें कि हमारी लाइफ की थ्रेट थी, जीवन का खतरा था। इतनी बार हमें वाइल्ड एनिमल्स के साथ में एनकाउंटर करना पड़ा है आज तक, जिसमें हमारी जिंदगी की डर समाया हुआ था। और तीसरा ऑप्शन, कितनी बार हमें मानव का अमानवीय आचरण से सामना करना पड़ा है आज तक, और कितने हम इससे पीड़ित रहते हैं। ये तीनों में से आप अगर कंपैरेटिवली एनालाइज करेंगे तो शायद आपको ज्यादातर रेस्पॉन्स मिलेगा कि हमें 3 नंबर से ज्यादा भय रहता है। अब यह सवाल उठता है कि हम मानव है,
जो सबसे ज्यादा विकसित संरचना है इस धरती पर, जिसके अंदर में चेतना है, चैतन्य शक्ति है, अच्छा बुरा निर्णय करने की क्षमता है, हाईली इंटेलिजेंट है। पूरे विश्व में आप देखेंगे, पूरे इस धरातल पर देखेंगे तो जितने भी इकाइयां हैं, चाहे वो जड़ हो, चैतन्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, जंगल हो, नदी हो, पहाड़ी हो, जमीन, धरती, आसमान, सितारे, सब कुछ आप देखें तो सबसे बेहतर संरचना कुदरत का है मानव, और हम वही हैं। मानव होके भी मानव के प्रति हमारी सबसे ज्यादा भय, ये कितनी बड़ी विडंबना, कितनी बड़ी दुख, कितनी बड़ी अफसोस की बात है, देखिए। और इसके पीछे रूट कॉज क्या हो सकती है? क्या हमारे बच्चे, जो हम घर में जो नए पैदा हुए बच्चे हैं, उनके अंदर में हमने कभी अमानवीय आचरण देखा? पहला प्रश्न। क्या हम बचपन में, हमारी चाइल्डहुड में इस तरह का अमानवीय आचरण हमें पता था जो हमें आज पता है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, क्या मानव के अंदर में जो अमानवीय आचरण यानी इनह्यूमन कंडक्ट है, वो जन्म से आता है या पारिपार्श्विक परिस्थिति से, उसके संगत से, लोगों से, परिवेश से, समाज से व्यक्ति को सीखने का अवसर ज्यादा मिलता है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है। इस विधि से अगर हम देखें तो आज हमारे मन में जितने भी निगेटिविटीज हैं, नकारात्मक चिंतन है, ईर्ष्या द्वेष की भावना है, किसी को नुकसान पहुंचाने की संकल्प आता है, किसी के प्रति वैर भाव की भावना आती है, भले ही वो पल भर के लिए क्यों ना हो, ये सारी चीजें, जिसको हम लोग इनह्यूमन कंडक्ट, इनह्यूमन थॉट्स कहते हैं, ये सारी चीजों को अगर ख्याल में रखेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग सभी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी क्रिमिनल बन चुके हैं, यानी क्राइम कर चुके हैं। भले हमें पुलिस ने नहीं पकड़ी, भले हमारी अपराध किसी के नजर नहीं आया, भले हमारे अपराध के कारण किसी को खास नजर से दिखने वाली कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी इस शरीर में रहते हुए हमारे अंदर में अमानवीय आचरण, अमानवीय बोल, अमानवीय संकल्प अगर आया है कभी ना कभी, तो फिर हम इस क्रिमिनल के कैटेगरी के अंदर में शामिल है। आप इसमें सहमत है या असहमत है, बताएं। हमारी दिनचर्या के अंदर मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूं। हमारी दिनचर्या में, रोज की दिनचर्या, हम तीन तरह से कर्म करते हैं। एक हो गया स्थूल कर्म, जो हाथ पैर के इस्तेमाल से, शरीर के इस्तेमाल से करते हैं। दूसरे तरह की कर्म है हमारी बोल के माध्यम से, यानी शब्दों से किसी को हमने अच्छा कहा या बुरा कहा, वो भी हमारे कर्म के एक हिस्सा है। और तीसरा है, किसी को हमने कुछ कहा नहीं, स्थूल रूप से कुछ कर्म किया नहीं, लेकिन मन के अंदर संकल्प के रूप में हमारे कई नकारात्मक चिंतन आते रहे, ये भी तीसरा और सूक्ष्म रूप का कर्म है, जिसको हम लोग कहते हैं कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म, जो कि संकल्प के रूप में होता है। अब ये तीनों को नजर में रख के बताएं कि आज तक हमने कभी ऐसा क्राइम किया है या नहीं किया है, जन्म से लेकर अभी तक। अगर किया है तो वाई लिखें यस, अगर नहीं किया है तो नो लिखें नो, एन। ये अपने आप को हम असेसमेंट कर रहे हैं, इसमें शर्माने की कोई बात ही नहीं है। संकल्प में तो आता ही रहता है कभी ना कभी। ये खुद को हम जांच कर रहे हैं, परख कर रहे हैं, मैं कैसा हूं, मैं खुद को जांच कर रही हूं अभी। जी गीता दीदी यस। चैट बॉक्स में मानव 4 आंसर्स जी आए हैं भाई जी, सभी यस लिख रहे हैं। जी, सभी ने यस लिखा। इसका मतलब देखिए, हमारी मानव होने के नाते जो संयुक्त स्वरूप है, हम एक शरीर और एक चेतना, चेतना के अंदर में ये निरंतर संकल्प चलती रहती है। आप इसको वॉच करेंगे तो आपको मिलेगा। जी श्यामा दीदी भी लिख रहे हैं यस, उषा दीदी यस, वेरी गुड। आप अगर निरंतर इसको वॉच करेंगे, जस्ट लाइक ए सीसीटीवी कैमरा, आप निरंतर अपने संकल्प को वॉच करें, निरीक्षण करें, परीक्षण करें,
सर्वेक्षण करें कि मेरे अंदर में चलता क्या है। अभी भी आप इसको परीक्षण कर सकते हैं पल भर के लिए। 15 सेकंड का समय मैं देता हूं आप लोगों को। जहां जैसे बैठे हैं वैसे ही रिलैक्स स्थिति में बैठे। आंखों का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। ये चमड़ी की आंखों को आप बंद रखें, खुला रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बंद करने से आपको आसानी से अंदर की एहसास होती है। 15 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद रखें और अपने संकल्प में क्या चल रही है उसको निरीक्षण। अपनी कल्पनाशीलता के अंदर, अपने विचारों के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको सिर्फ देखें, दृष्टा के भाव से देखें। छेड़े ना, उसको रोके ना, उसको विरोध ना करें। सिर्फ देखें कि क्या चल रहा है। मैं 15 सेकंड के लिए अपने को म्यूट रखूंगा। आप 15 सेकंड के लिए वॉच करें। बताइए क्या चल रहा था। कुछ संकल्प चल रहा है या नहीं चल रहा। आपकी कल्पनाशीलता यानी इमेजिनेशन एक्टिव है या आइडल है, इतना बता। एक्टिव के लिए ए लिखें, आइडल के लिए आई लिखें। एक्टिव का मतलब सक्रिय यानी विचार चलता रहता है। आइडल का मतलब निष्क्रिय, कोई विचार नहीं चल रही है। जो आपने देखा अभी 15 सेकंड के अंदर उसको लिखें जी। किरण दीदी कह रहे हैं एक्टिव, उषा दीदी आइडल, श्यामा दीदी एक्टिव। ओके, बहुत बढ़िया। इस प्रश्न को आप कैरी करें। गीता दीदी आइडल, ओके। इस प्रश्न को आप कैरी करें अपने साथ में अगले सत्र तक। लगभग बीच में आपको 2-3 हफ्ते के समय मिल ही जाएगा, 2 हफ्ते तो मिल ही जाएगा। इट वॉज आई इन फर्स्ट एक्सपीरियंस, ओके, बहुत बढ़िया। आप इस प्रश्न को अपने साथ में समा के रखें और ओपन रखें। ऑब्जर्व करें 2 हफ्ते के लिए कि निरंतर मेरे अंदर मतलब चेतना के अंदर संकल्प चलती रहती है या नहीं। कार्य करते समय, मेडिटेशन करते समय, भोजन करते समय, ऐसा तक कि सोते समय, सोने की प्रारंभिक स्थिति और एडवांस स्थिति यानी गहरी नींद, उस समय भी प्रयास करें कि मेरे कल्पनाशीलता सक्रिय है या निष्क्रिय है। यानी मैं जब गहरी नींद में सोई रहती हूँ तो भी मेरे अंदर में विचार, संकल्प, अच्छा या बुरा, ये बात नहीं कह रहे, सिर्फ विचार, अच्छा हो या बुरा हो या अच्छा बुरा कुछ भी ना हो, ऐसा भी विचार होती है। जैसे उदाहरण के लिए आज फ्राइडे है, ये अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं। आज की क्लाउडी वेदर है, बादल बादल सा ऐसा मौसम है, ये अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है। ये एक कॉमन यानी एक साधारण विचार है। तो आप निरंतर अपनी कल्पनाशीलता को एक दृष्टा के रूप में, प्योर ऑब्जर्वर, साक्षी भाव के साथ, बाबा जिसको कहते हैं दूरदृष्टा, सब कुछ हमारी नजर के सामने हो रही है। नजर मतलब ये चमड़ी की आंख नहीं, दृष्टा भाव का मतलब हमारी चेतना की आंख से देखना और ये जांच करना कि मेरे अंदर में कल्पना निरंतर चल रही है या कभी बीच में रुक रही है। ये आपके लिए एक छोटी सी होम टास्क है। अब देखिए सेल के अंदर में जो 7 विशेष गुण है हमने पढ़ा सीखा, वो यही है जो आप लोगों को सभी को पता है। यानी मैं कैसा हूं, ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप हूं,
शक्ति स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, परमानंद यानी ब्लिस स्वरूप हूँ और खुशी के स्वरूप हूँ। ये हमारी स्वयं की विशेषताएं हैं, ये हमारी मौलिक गुण है। जब हम इस मौलिक गुण से हट जाते हैं, हमारी अपनी स्थिति से हम डेविएट कर जाते हैं कई कारणों से। प्रमुख रूप से कारण क्या हो सकती है? एक तो हमारी जो पूर्व जन्मों की संस्कार पड़ी हुई, इतनी परतें पड़ी हुई है, इट्स सो मेनी लेयर्स ऑफ ओल्ड संस्कार्स, इतनी डीप रूटेड संस्कार है, उसके कारण हम घड़ी घड़ी ये स्थिति से हट जाते हैं। हमारे अनजाने में कब हम स्लिप आउट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तब तक हम स्लिप आउट हो चुके रहते हैं। दूसरा मुख्य कारण है हमारी प्री कंडीशनिंग यानी मान्यताएं। एक हो गया हमारी संस्कार, डीप रूटेड है। दूसरी है हमारी मान्यताएं हैं, यानी हमारी बिलीफ सिस्टम। हमारी बचपन से हमने बहुत कुछ चीजें अध्ययन कर रखी है, लोगों से सुन के रखी है, मान के रखी है, और हमारी सामाजिक व्यवस्था के कारण भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे मन के अंदर एक मान्यता बन के बैठी हुई है। वो सच है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है, ये हमें आज तक पता ही नहीं है, हम सिर्फ मान के चल रहे हैं। अब ये मान्यताएं भी बहुत बार बार हमारे अंदर में इमर्ज होती रहती है। इमर्ज होने की प्लेटफॉर्म कौन सी है? चेतना, यानी हम स्वयं। और ये जैसी इमर्ज होती है तो ये हमारी जो मौलिक संस्कार है, 7 विशेष गुण है, इससे हम धीरे धीरे स्लिप आउट होने लगते हैं। तो हमेशा हमें क्या चाहिए? ये 7 में से अगर आप आखिरी वाले को लेते हैं, सबसे सरल है, समझना भी आसान है, इसलिए मैं 7th को पिकअप कर, बाकी 6 तो है ही है। खुशी स्वरूप यानी हैप्पीनेस हर व्यक्ति की चाहत है। आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, लंदन वालों को चाहिए, लॉस एंजलिस वाले को चाहिए, इंडिया वालों को चाहिए, अफ्रीका वालों को चाहिए। दिन में भी चाहिए, रात में भी चाहिए, वीकेंड में भी चाहिए, वर्किंग डेज में भी चाहिए, गर्मी के मौसम में भी चाहिए, ठंडी के मौसम में भी चाहिए। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये हमें 24/7 चाहिए, निरंतर खुशी चाहिए। हाँ कहेंगे या ना कहेंगे? हाँ कहेंगे या ना कहेंगे? हमें खुशी चाहिए, निरंतर चाहिए, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। यस, यस, उषा दीदी यस, किरण दीदी यस, मेरा दीदी यस। ओके, कभी ऐसा तो नहीं सोचा आपने कि चलो 5 दिन हम खुशी से जी लिए, 2 दिन सैटरडे संडे को थोड़ा दुख के साथ जीना भी अच्छा रहेगा, ऐसा कभी सोचा क्या? हमें निरंतर खुशी चाहिए, पुरुष को भी चाहिए, नारी को भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, बड़ों को भी चाहिए, किसी भी प्रोफेशन के व्यक्ति को चाहिए, किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन के व्यक्ति को चाहिए, पूरे विश्व के पूरी मानव जाति को भी अगर आप सामने इमर्ज करेंगे और यही प्रश्न पूछेंगे, कैसे पूछेंगे? बाय मीन्स ऑफ योर इमेजिनेशन। अपनी कल्पनाशीलता को दौड़ाएं और पूरे मानव जाति के लिए प्रश्न पूछें कि सभी को खुशी चाहिए या कुछ लोगों को खुशी चाहिए, कुछ को नहीं चाहिए। सभी को निरंतर खुशी चाहिए या कभी खुशी कभी गम चलेगा? तो उत्तर आपको मिलेगा कि सभी को निरंतर खुशी चाहिए ही चाहिए। अब ये खुशी कहाँ पर होती है, शरीर में या स्वयं में? ये बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे लोग भ्रम के कारण, ऐसे तक कि हमारे बाबा के बच्चे के अंदर में भी बहुत सारे बच्चे शारीरिक संवेदनाओं के पीछे खुशी की तलाश करते रहते हैं। उदाहरण के लिए शारीरिक संवेदना में क्या आती है? हमारी जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, आंखें, नाक, स्वाद, कान और स्पर्श, इसको पंच इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। अब ये इंद्रियों के माध्यम से जो संवेदनाएं हमें प्राप्त होती है,
उससे भी खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी की असली परिभाषा नहीं है। कहावत है जो श्रीमद् भगवत गीता की श्लोक है उसी को हम पढ़ रहे हैं आपके सामने। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नयनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन् तपो, न स्वसहयति मारुतः। इसका मतलब क्या हुआ? ये श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इससे गिला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। ये इतनी पावरफुल एंटिटी है। The soul cannot be crossed by the weapons. It cannot be burnt by fires. It cannot be soaked by the water, and it cannot be rendered dry by the wind. हम वो है, वो शक्ति है जिसको ये प्रकृति के किसी भी तत्व टच नहीं कर सकता, डैमेज नहीं कर सकता, किसी भी तरह का नुकसान नहीं कर सकता। मारना तो दूर की बात है, नाश करना तो बहुत दूर की बात है। हम वो शक्ति हैं, लेकिन हम उस शक्तियों को एहसास करने में हर समय हर घड़ी समर्थ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम अपनी मौलिक स्थितियों को हमेशा कल्पनाशीलता में ला नहीं पाते। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी इमेजिनेशन पावर, संकल्प शक्ति। मेडिटेशन भी जब हम करते हैं तो यही शक्ति को माध्यम बनाकर हम कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करते हैं। समय को ध्यान में रख के हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको एहसास की तरफ ले चलते हैं। आज हम ये एक्सरसाइज करेंगे। अभी तक जो कुछ हमने चर्चा में लाए, तीनों सत्र में, पिछले 2 सत्रों को जोड़ते हुए आज भी हमने यही बात किया कि शरीर हमारे लिए साधन है, और शरीर के अंदर में जो प्रक्रियाएं चलती है, निरंतर जैविक क्रियाएं चलती है, वो भी स्वयं संचालित है, स्वयं व्यवस्थित है। मैं चैतन्य शक्ति, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता कभी फील नहीं किया। भोजन को पचाने में, रक्त को शरीर के अंदर में संचरण कराने में, सांस क्रिया में, या पाचन क्रिया में, या हमारी जो भी स्नायु संस्थान की क्रियाएं चलती है, उसमें मेरा कोई अवदान नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक दृष्टा हूं। लेकिन ये क्रियाओं के बिना मेरी अस्तित्व भी संभव नहीं है। मैं अपने आप को इस शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त करने की प्रयास करता है। शरीर मेरी एक अभिव्यक्ति है। द बॉडी इज माई एक्सप्रेशन। अभी हम लोग प्रैक्टिस में बैठेंगे 10 मिनट के लिए। करना क्या है, मैं आपको पहले टेक्स्ट के रूप में ये बता देता हूं ताकि आप इसको विजुअलाइज कर सकें। स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना, जो कि हमने पिछले सत्र में भी प्रैक्टिस किया था थोड़ा सा। स्वयं के द्वारा स्वयं को यानी चेतना को देखना। देखने वाला भी मैं हूं, दृष्टा मैं ही हूं, और जो दृश्य है वो भी मैं हूं, जो देखने वाली वस्तु है वो भी मैं हूं। साथ साथ स्वयं यानी चेतना के द्वारा शरीर को भी देखना। अब यहाँ 2 वास्तविकताओं की बात हो रही है। ऊपर में लिखा स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना, चैतन्य को, और दूसरे लाइन में लिखी गई है कि स्वयं के द्वारा शरीर को देखना यानी जड़ को देखने की 2 वास्तविकताएं हमारे सामने है। एक है चेतना, दूसरा है शरीर। लेकिन देखने वाली जो है वो मैं स्वयं हूं यानी चेतना। फिर स्वयं के द्वारा शरीर और स्वयं चेतना के बीच होने वाले आदान प्रदान को भी देखना। अब ये आदान प्रदान क्या है? शरीर के अंदर में कई संवेदनाएं उत्पन्न होती रहती है। ठंडा महसूस होना, गर्म महसूस होना, सांस क्रिया को देखना, नाक के अंदर हवा जाती आती रहती क्रिया को देखना, सांस जब अंदर जाती है तो पेट फूलना,
और सांस जब बाहर निकलती है तो पेट सिकुड़ना। हमारे हाथ पैर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से बाह्य परिस्थितियों की संवेदना, चाहे हल्के रूप से चाहे भारी रूप से, जो कुछ भी हो रही है उसको हम 2 मिनट के लिए निरीक्षण करेंगे। इसमें हमारी इन चमड़ी की आंखों की कोई रोल है नहीं, क्योंकि ये चमड़ी की आंखों से दिखने वाली वस्तु नहीं है। हम देखेंगे अपनी चेतना से, चेतना से ही चेतना को देखेंगे, चेतना से ही शरीर को देखेंगे। और तीसरा भाग है, चेतना से ही शरीर और चेतना के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो आदान प्रदान की क्रिया चलती है, उसको निरीक्षण करेंगे बहुत करीब से। मैं 2 मिनट के लिए अपने को म्यूट रखता हूं और आप लोग इस टेक्स्ट को देख सकते हैं। देखने के उपरांत इसको मेमोरी में रखें, आंखें बंद करें और इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें 2 मिनट के लिए। आप धीरे धीरे आंखें खोलें, रिलैक्स हो जाएं। कोई शेयर करना चाहेंगे? क्या दिखाई दिया आपको? क्या आप देखने में समर्थ हो पाए? स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना, स्वयं के द्वारा शरीर को देखना और स्वयं के द्वारा शरीर और चेतना के बीच में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसको देखना। 3 चीजों को हमने देखने की कोशिश की। कोई शेयर करना चाहें? कितनों को कितना दिखाई दिया? सिर्फ स्वयं को देख पाए या शरीर ही दिखाई दी ज्यादातर, या दोनों के आपसी आदान प्रदान भी दिखाई दिया आंशिक रूप से? जी भाई जी, सब सब देखने में सफलता मिली। स्वयं जी मतलब चैतन्य आत्मा की जी लाइट लाइट के रूप में देखा। और फिर
हमने एक्सपेरिमेंट में ये किया कि आंखें खोली बंद की, कि जैसे कि मैं शक्ति आंखों की खिड़की से बाहर जाती हूँ और शरीर को देखती हूँ, फिर आंखें बंद करी जैसे दरवाजा बंद करके अंदर वापस आ गए, और फिर आपका जो ये विजुअलाइजेशन पिक्चर है उसने भी बहुत हेल्प किया कि आत्मा की शक्ति की लाइट पूरे शरीर में फैल रही है। और फिर ये पूरा अनुभव फिर से रिपीट 1-2 बार किया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। इसी एक्सरसाइज का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। मैं आपको टेक्स्ट दिखाता हूँ, बता देता हूँ। इसको और 2 मिनट प्रैक्टिस करेंगे। मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य क्रियाओं को देखना। पिछले स्लाइड में जो फर्स्ट लाइन थी कि चैतन्य के द्वारा चैतन्य को देखना, ये वही चीज को फिर से कह रहा है कि चैतन्य क्रियाओं को देखना। चैतन्य के अंदर में क्या क्रियाएं चलती है, पूरी क्रियाओं को हम एक ही शब्द में यहाँ पर लिखने की प्रयास किया, कल्पनाशीलता यानी इमेजिनेशन, जिसके अंदर में आता है हमारी भाव, विचार और आशा। भाव हमारी सकारात्मक है, नकारात्मक है, भारी है, हल्का है, विचार क्या क्या चलता है, और आशाएं क्या क्या चलती है। आशाएं मतलब कुछ चाहत, प्राप्ति की आशा। ये कुल मिलाकर हम कहते हैं कल्पनाशीलता। इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको ये 3 छोटी छोटी टुकड़े मिलेंगे, भाव, विचार और आशा। आप साधारण तौर पर समझने के लिए उसको कल्पनाशीलता बोल के ख्याल रखें। तो चैतन्य क्रियाओं को देखना यानी अपनी कल्पनाशीलता को देखना। शरीर मेरा साधन है, स्वयं चेतना के द्वारा शरीर में हो रही संवेदनाओं को देखना। संवेदनाओं में क्या क्या है, ठंडा गर्म, स्नायु संस्थान में संवेदना यानी हमारी नर्वस सिस्टम, सांसों के संवेदना यानी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, मांसपेशियों में किसी भी तरह का हलचल, पाचन क्रिया। अब ये दिखेगी नहीं, या आंखों से दिखेगी नहीं, चमड़ी की आंखों से, ये एहसास करने वाली बात है। रक्त संचरण प्रक्रिया, आंख झपकने की प्रक्रिया इत्यादि। यह दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, इसको देखना। कौन सी दोनों? ऊपर की स्टार, इस स्लाइड का पहली लाइन यानी मैं चैतन्य हूं, दूसरी लाइन शरीर मेरा साधन है। ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, इसको देखना। पहले भी देखने की कोशिश किया, अभी इसको और थोड़ा सा डिटेलिंग करके लिखा गया है। तो यही 3 लाइन को अभी हम फिर से 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करेंगे। पहले प्रैक्टिस किया था, उसी का ये एक्सटेंडेड रूप आप कह सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, मैं शॉर्टकट में दोबारा बोल देता हूँ। मैं चैतन्य हूँ और चैतन्य के अंदर में चल रही क्रियाएं यानी कल्पनाशीलता ही मेरी चैतन्य क्रिया है, उसको मैं देख रही हूँ। साथ साथ शरीर मेरा साधन है। शरीर के अंदर में जो ठंडा गर्म का एहसास है, मांसपेशियों की संवेदना है, किसी भी तरह का हलचल है, कहीं कुछ चींटी चलने की, चींटी काटने की या धूल पड़ने की, किसी भी तरह की एहसास, पैर में, हाथ में, पेट में, पीठ में, मुंह में, सिर पे, किसी भी तरह का, कान में कुछ हलचल, उसको भी संवेदना के रूप में मैं देख सकती हूँ। और ये दोनों है अलग अलग वास्तविकता, इसमें कोई काल्पनिक चीज है नहीं, ये दोनों रियलिटीज है। जो कल्पनाशीलता है ये भी मेरी रियलिटी, मैं ही इसका क्रिएटर हूँ, रचयिता हूँ। थॉट्स को मैं ही रचता हूँ, और थॉट्स की क्वालिटी क्या है, मैं खुद ही उसको आसेस कर सकता हूँ। चलिए मैं 2 मिनट के लिए अपने को म्यूट रखता हूँ, इसी को प्रैक्टिस करेंगे।
धीरे धीरे आंखें खोलें, रिलैक्स हो जाए और अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाए। बताइए, कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे? शॉर्ट में कैसी रही ये अनुभूति, कैसी रही? कल्पनाशीलता को देख पाए, समर्थ हुए देखने में, या अपनी अटेंशन बार बार इधर उधर भटकता रहा? देख पाए भाईजी, बाहर की, देख पाए बोलिए। अपने आप को चैतन्य आत्मा, और उसके अंदर जो इस समय जो भाव है वो देख पाए, और फिर शरीर को भी देखा कि कैसे सांसें चल रही हैं, और जो एक्सचेंज था प्रीवियस एक्सरसाइज का वो भी यहाँ पे थोड़ा सा मिल गया था। देखा कैसे एक्सचेंज हो रहा है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और दोनों अलग अलग है, ये महसूस था, बहुत गहरी रही। जी, बहुत सुंदर। और कोई बोलना चाहेंगे? जी, मैं बोलना चाहूंगी। जी, आ, बताइए। जब मैं अलग हूँ, चैतन्य और शरीर मेरा साधन है, अलग अलग है, ये किया तो मुझे मैं नहीं दिखी। महसूस हुआ कि मैं शरीर से अलग हूँ। ऐसे जी, कुछ अलग से दिखा नहीं, तो बट मुझे पता है कि मैं अलग हूँ, मैं यहाँ हूँ और शरीर भी है। और जो मैं देख रही थी कि मेरे शरीर में क्या मुझे महसूस हो रहा है, या शरीर को क्या महसूस हो रहा है, या क्या कर रहा है, तो जी, मुझे महसूस हुआ कि मेरे एक कंधे में थोड़ा सा हेवीनेस आया, और पैर जो जमीन पे टिके हैं उसमें थोड़ा सी ठंडक थी, जो मुझे पहले नहीं महसूस हुई थी। अभी जब ये ऑब्जर्व किया, और शरीर में क्या चल रहा है, तो सांस भी मुझे समझ में आ गई, इवन आवाज आई उसकी, सांस की महसूस हुई थोड़ी बहुत सी। बढ़िया। जी, लेकिन मैंने अपने आप को किसी भी रूप में देखा नहीं, प्रकाश वगैरह, बट मैं हूं, अलग से ऐसे लगा। ठीक, बहुत सुंदर। और मुझे ये ख्याल भी कंप्लीट। आया कि मैं अपने आप को कैसे देख सकती हूँ, मैं ये हूँ, तो मैं उसको अलग से नहीं देख सकती। ऐसे जी, कुछ एक ख्याल आया। ठीक है, बहुत सुंदर है। जो भी अनुभूतियां होती है, ये एक ग्लिम्स है, मतलब झलक जिसको कहते हैं। ऐसी झलकियां अगर हमें दिखती है तो आगे चल के संभावना बनती है कि हम चेतना के द्वारा चेतना को भी देख सके। एक बहुत चमत्कार अनुभूति है। अमृत वेले जब आप इसको करेंगे, बाहर की वातावरण शांत रहेगा, तो यह अनुभूति बहुत ही निराली रहेगी। धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करें। सभी के लिए हम कहते हैं, सिर्फ आपको नहीं, सभी के लिए कहते हैं कि इसको प्रैक्टिस करें, जारी रखें। और मेडिटेशन तो हम करते ही रहते हैं, जो कन्वेंशनल विधि है, बाबा की जो मार्गदर्शन है, उसको तो फॉलो करते ही रहते हैं। उसके साथ में ये और बारीकी से हम इसको एनालाइज कर पाए, तो हम अपनी कल्पनाशीलता के करीब बन पाएंगे। और कल्पनाशीलता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आप इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। बिना कल्पनाशीलता से ना आपका एक भी बोल निकलते हैं, ना आपके जीवन में एक कर्म होते हैं। आप इसको एक्सप्लोर करें, एग्जामिन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें। फिर अगले सत्र में मिलेंगे, इसको और सूक्ष्मता की ओर ले चलेंगे। धीरे धीरे हम शरीर यानी स्थूलता से स्थूल, फिर सूक्ष्म, फिर सूक्ष्मता को आगे बढ़ाते हुए काफी सूक्ष्मतम, जिसको कहते हैं सबसे सूक्ष्म, उस लेवल तक हम अगली शरण में पहुंचेंगे, जो कि उम्मीद है कि 15 नवंबर को हम करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। ओवर टू किरण दीदी। आज की सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका पेशेंस और आपका क्लोज इंटरेक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हम स्क्रीन शेयर को यहीं अंत करते हैं और ऑर्गेनाइजिंग टीम को हैंड ओवर करते हैं। किरण दीदी, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू सो मच भाई जी। परिस्थितियां अनुकूल ना होने के वजह से भी हमको लगा था कि होगा या नहीं सेशन, लेकिन आप आए और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन कराया।
और जो सूक्ष्मता से आया ये बॉडी के बारे में, हमारी चैतन्यता के बारे में, हम सबको बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां हुई। तो बहुत ही अच्छा लगा। और कोइंसिडेंस ये है कि आज बाबा ने हमें साक्षी दृष्टा का वरदान दिया, यहाँ हमारी मुरली में, यूएस की मुरली जो चली। तो उसमें बाबा ने आज आपके लिए कल की होगी शायद, तो उसमें बाबा ने वरदान दिया था साक्षी दृष्टा का। तो आज उसकी प्रैक्टिस बहुत इजीली हो गई हम सबकी। तो बहुत ही अच्छा लगा। और वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेशन नवंबर 15 पर। सो थैंक यू सो मच भाई जी। समय का अभाव है तो हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और सेशन को एंड करेंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू सभी को। ओम शांति। ओम शांति।